अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के हमारे लेक्चर में जो सवाल शामिल है वो है मज़मून निगारी के उसूल व ज़वाबित। सेकंड ईयर की उर्दू में बोर्ड में आने वाला एक इंतहाई अहम सवाल, जिसके कुल नंबर 20 हैं और 20 नंबर का ये सवाल उर्दू के पेपर में आता है। कोई से 3 उन्वान दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक मौजू पर, किसी एक उन्वान पर आपने मजमून लिखना होता है। ज़हनों में सवाल आता है कि ये 20 नंबर जो 100 नंबर के पेपर में एक इंतहाई हैसियत के हामिल है, तो इस 20 नंबर के हुसूल को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। मज़मून निगारी के सिलसिला में किन बुनियादी उसूल व ज़वाबित और किन बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखा जाए ताकि 20 में से 17, 18, 19 नंबर तक हासिल किए जा सके। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपके साथ वो बुनियादी उसूल व ज़वाबित आपके सामने रखे जाएंगे, आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि अगर आप उन उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखें तो हर सूरत मुमकिन है कि 20 नंबर वाले इस सवाल में, इस इंतहाई अहम सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मज़मून किसको कहते हैं। तो आपके सामने तारीफ़ लिखी हुई है कि किसी मौजू को ज़हन में रखते हुए अपने ख्यालात को मुनासिब और मौजू अंदाज में इस तरह तसलसल के साथ लिखना कि पढ़ने वाला बाखूबी समझ जाए, उसे हम मज़मून कहते हैं। मज़मून किसको कहते हैं कि किसी भी मौजू पर ज़हन में रखते हुए अपने ख्यालात को मुनासिब और मौजू अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में अपने ख्यालात में किसी भी मौजू के बारे में जो मालूमात हैं उनको तसलसल के साथ लिख देना, इसको मज़मून नवीसी कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मज़मून नवीसी एक फ़न है। अच्छा मज़मून निगार बनने के लिए किसी भी इंसान को कैसा होना चाहिए, उसका मुताला बड़ा वसी होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको जिस मौजू पर वो लिखना चाहता है उस मौजू के बारे में उसके पास मालूमात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत होना चाहिए। और अगली चीज़ ये कि जो बंदा मज़मून लिखना चाहता है उसको बार बार लिखने का शौक़ होना चाहिए, बार बार लिखने की उसे मश्क करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस बंदे के अंदर ये 3 खूबियाँ होती हैं कि उसका मुताला वसी हो, उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत हो और वो बार बार लिखने की मश्क करता हो, तो वो बंदा बेहतरीन मज़मून निगार हो जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तो इब्तदाई बातें थीं, इजाफी बातें थीं जो आपके साथ कर लीं। अब हम बढ़ते हैं असल पॉइंट की तरफ कि जब आप अपने कॉलेज में, रूटीन की क्लासेस में, मंथली टेस्ट में, प्री बोर्ड में, स्टैंडअप्स में, प्री बोर्ड में, टेस्ट सेशन में, या फिर एंड पर जब आप बोर्ड में पहुंचते हैं, तो अपने इम्तिहानी मरकज़ में बैठे हुए जब भी आपको मज़मून आ जाए तो आप किन बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखेंगे ताकि 20 नंबर के इस सवाल को बेहतरीन अंदाज में हल किया जा सके और हमारे 17, 18, 19 नंबर आ सकें। तो उसके लिए याद रखिएगा 20 नंबर का ये सवाल है, तो इस 20 नंबर के सवाल को हल करने के लिए 20 उसूलों को मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं पहला उसूल क्या है। पहला उसूल ये है कि 3 उन्वानात आपको दिए जाएंगे और उन 3 उन्वानात को आप पहले तवज्जो से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इन तीनों उसूलों में, इन तीनों उन्वानात में जो आपको पेपर में आए हुए होंगे, यानी उसवा हसना आ गया, आपको साइंस के करिश्मे आ गया, आपको तालीम निस्वा आ गया। अब ये 3 मजमून है। अब इन तीनों को पढ़ें, पढ़ने के बाद
आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक आप मजमून को सिलेक्ट करेंगे और उस यानी जिसके बारे में आपकी ज़ाती दिलचस्पी है, जिस टॉपिक के बारे में, आप उसको जो है वो लिखेंगे। ये तो हो गई पहली बात। कहता है 3 उन्वानात दिए जाएंगे जिसमें से किसी एक उन्वान पर मौजू जब मजमून लिखना होता है, मगर तीनों उन्वानात में से ज़ौक़ के मुताबिक उन्वान पर लिखना जरूरी है और उस उन्वान को मुंतखब किया जाए जिसके बारे में पहले से ज़ाती मालूमात भी आपके पास मौजूद हों। यह पहला बुनियादी नुक्ता है। दूसरी बात, जब आप उन्वान का इंतखाब कर लिया, आपने अपनी दिलचस्पी के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक आपने उन्वान को मुंतखब कर लिया, तो फिर आपने क्या करना है, जिस भी उन्वान को आपने मुंतखब किया है, इब्तदाई पैराग्राफ में आपने मजमून का तारुफ करवाना है। आप मोहसिन इंसानियत पर लिख रहे हैं, तो मोहसिन इंसानियत का क्या माना और मफहूम है। आप साइंस के करिश्मे पर लिखने लगे हैं, तो साइंस क्या है। अपने मजमून का आप तालीम निस्वा पर लिखने लगे हैं, तो तालीम निस्वा है क्या। आप मजमून का तारुफ बड़ी तफसील के साथ करवाएंगे और ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने दूसरा पॉइंट ये बनाया कि इब्तदाई पैराग्राफ में मजमून का तारुफ करवाया जाए, तो अगले ही पॉइंट को आप देखें तो मैंने लिखा है कि तमहीदी पैराग्राफ की तादाद 2 भी हो सकती है, यानी 2 पैराग्राफ में भी आप मजमून का तारुफ करवा सकते हैं। तो मजमून का तारुफ 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर आप करवाएंगे। फिर चौथा पॉइंट जिसका ख्याल रखना जरूरी है वो ये कि तारुफ करवाने के बाद आप एक पैराग्राफ के अंदर उस मजमून की अहमियत पर भी लिखेंगे। मोहसिन इंसानियत लिखना क्यों जरूरी है, इस मौजू का क्यों इंतखाब किया, इसकी क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में। साइंस के करिश्मे पर लिख रहे हैं, कोरोना वायरस की अहमियत, कोरोना वायरस और उसके असबाब और उसके तदारुक के लिए इकदामात और क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, इस पर अगर मजमून आ गया हुआ है तो इस पर आप लिखेंगे कि क्यों मैं कोरोना वायरस के मौजू पर लिख रहा हूं, मैं क्यों दहशतगर्दी के खात्मे पर लिख रहा हूं। अलगरज कोई भी टॉपिक आपको आ गया हुआ है तो अजीज तलबा और तालिबात, आपने क्या करना है, अगले पैराग्राफ में यानी तमहीदी पैराग्राफ 1 बनाएं या 2 बनाएं, तो उसके बाद आपने मजमून की अहमियत को लिखना है। 5वां पॉइंट, मजमून पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाए और पैराग्राफ की तवालत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आपने हर एक बात करनी है तो पैराग्राफ की शक्ल में करनी है जो 12 से 15 लाइंस पर मुश्तमिल होना चाहिए। हर पैराग्राफ 12 से 15 लाइंस पर मुश्तमिल हो। तमाम पैराग्राफ में रब्त होना जरूरी है। रब्त का मतलब है कि जहां आपने पिछले पैराग्राफ में बात छोड़ी है वहीं से ही अगले पैराग्राफ में बात को शुरू करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले, अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर किसी जो है वो शख्सियत पर मजमून आ गया हुआ है, तो ऐसा नहीं करना कि आप उस शख्सियत की पहले पैराग्राफ में जवानी लिख रहे हो, उसके बाद आप उसकी वफात लिख रहे हो, उसके बाद आप उसकी विलादत का तज़किरा करें, तो नहीं, बल्कि तरतीब के साथ, तसलसल के साथ, रब्त के साथ, जहां पिछले पैराग्राफ में बात छोड़ी वहीं से आगे चले, जहां वहां उस पैराग्राफ में छोड़ेंगे उसके बाद आगे, तो एक तसलसल के साथ, एक तरतीब के साथ पूरी कहानी को लिखना कि हर पिछला पैराग्राफ अगले से जुड़ा हुआ हो और हर अगला पैराग्राफ पिछले से जुड़ा हुआ हो, मगर हो पैराग्राफ की सूरत में। एक पैराग्राफ में कम अज कम एक बात को आप जरूर मुकम्मल करें। फिर 7वां पॉइंट, अल्फाज और फिक्रात का तकरार ना हो। बार बार वही सेम लफ्ज, एक जैसे लफ्ज नहीं आने चाहिए कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, उनकी अंदर बहुत सारी खूबियां हैं लिहाजा वो बहुत अच्छे हैं। तो ये बार बार जुमले जो हैं वो पलट पलट कर ना आए, बल्कि जो है वो कोशिश की जाए कि नए से नए अल्फाज का इस्तेमाल करके बेहतरीन अंदाज में मजमून को लिखा जाए। अगला 8वां पॉइंट, मजमून लिखते वक्त जिसका ख्याल रखना जरूरी है वो है कि जुमले सादा और आम फहम होने चाहिए। सादा, ज्यादा अदबी और ज्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको खुद भी पता ना हो, रट्टा लगाया हुआ ना हो
कि आपको खुद भी पता ना हो कि इस मुश्किल लफ्ज़ का माना क्या है और आप वो भी लिख दें, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत जगह पर गलत लफ्ज़ लिखाएं। तो वो अल्फाज लिखें, वो जुमले लिखें जिनके मानी और मफहूम आपको खुद भी आते हैं। तो जब आप सादा और आम फहम अल्फाज में लिखेंगे तो आपका जो मजमून है वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, आपको भी समझ आएगी, हर खास व आम को पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी, जिससे बेहतरीन नंबर आ जाते हैं। 9वां पॉइंट अजीज तलबा और तालिबात जो इंतहाई अहम है कि अगर ये ना हो तो किसी भी सूरत, चाहे आप 20 सफ़ों का मजमून भी लिख के आ जाएं, सारी शीटें आप मजमून की भर के आ जाएं, तो आपके नंबर नहीं आ सकते। वो अहम नुक्ता क्या है? वो ये है कि उन्वान और मौका की मुनासबत से मजमून लिखते वक्त कुरानी आयात, अहादीस, अकवाल और अशार लिखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर पैराग्राफ, हर सफ़े के ऊपर हवाला जात का होना बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर नंबर नहीं आएंगे। ये 9वां और 10वां पॉइंट ये इंतहाई अहम है अजीज़ तलबा और तालिबात, इसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। ये तमाम लेक्चर भी सुने, मगर लेक्चर के साथ साथ इन तमाम पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं, लिख लें। जितनी बार इन पॉइंट्स को लिखेंगे, याद करेंगे, उतना अच्छा मजमून आप लिख सकेंगे, क्योंकि अगर आपके जहन में ये सारे नुकात रहे तो आपके लिए मजमून लिखना बड़ा आसान होगा और इसको याद करना बड़ा आसान होगा और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो उन्वान और मौका की मुनासबत से कुरानी आयात, अहादीस, तालीमी निस्वा पर है तो तालीम से मुतल्लिक कुरानी आयात, अहादीस लिखें, ख़वातीन के हुकूक पर लिखें और उसको फिर रेलेवेंट करें। इस पर अलग लेक्चर आएंगे, मगर अभी सिर्फ इतनी बात को समझिए कि आपने मुतल्लिका उन्वान से मुतल्लिका जितनी भी आयात आ सकती हैं, हदीस आ सकती हैं, अकवाल आ सकते हैं, अशार आ सकते हैं, आपने उनको ज़रूर लिखना है। और कैसे लिखना है कि हर सफ़ा पर हवाला जात होना बड़े ज़रूरी है, यानी हर सफ़ा पर कुरानी आयत, हदीस, अकवाल, अशार इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। 2-2 हवाला जात इनमें से ज़रूर हों हर सफ़े पर। फिर अगली बात 11वां नंबर यह है कि मजमून में दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज इस्तेमाल न किए जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उर्दू के मजमून में अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हों, आप संस्कृत के, यूनानी के, पर्शियन के और नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप अरबी में दुरुस्त अंदाज में आयत, हदीस लिख सकते हैं, मगर वो भी इराब के बगैर लिखेंगे। और अगर बेहतर यह है कि आप सिर्फ तर्जुमा लिखें ताकि गलती के इम्कानात कम से कम हो। अगला जो इंतहाई अहम नुक्ता है, अहम पॉइंट है, वो ये है कि मजमून लिखते वक्त सुर्खियों से इज्तनाब करें। आपने पैराग्राफ तो बनाने हैं, मगर उन पैराग्राफ पर आप सुर्खियां नहीं बनाएंगे। आप मजमून लिखते वक्त जहन में एक खाका बना सकते हैं, जहन में आप पॉइंट बना सकते हैं कि मैं पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, पहले ये लिखूंगी, फिर ये लिखूंगी, फिर ये लिखूंगी। इस तरीके से आप यूं तो कर सकते हैं, मगर आप हेडिंग नहीं बनाएंगे। विदाउट हेडिंग पैराग्राफ बना बनाकर आप तरतीब से मजमून लिखते जाएंगे। अगला पॉइंट ये है कि मजमून लिखते वक्त रमूज़े औकाफ का खास ख्याल रखेंगे। कहाँ कौमा आना है, सख्ता आना है, कहाँ पर वक्फा आना है, कहाँ पर सवालिया निशान आना है, कहाँ पर ब्रैकेट आनी है, कहाँ पर वावैन यानी इन्वर्टेड कॉमाज आने हैं, कहाँ पर जो है वो निदाइया आना है, कहाँ पर फिजाइया आना है, कहाँ पर इस्तेजाइया आना है, अलगरज कहाँ पर ख़त आना है। ये तमाम 10 के 10 जो रमूज़े औकाफ हैं जो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने हैं, उन रमूज़े औकाफ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। फिर 14वां पॉइंट ये है कि मजमून में इख्तितामी पैराग्राफ भी बनाया जाए जिसमें हासिल कलाम जिक्र किया जाए। यानी जब आप पूरा जिस तरीके से आपने तमीदी पैराग्राफ बनाया कि आपने मजमून का तारुफ करवाया, उसमें उसी तरह अजीज तलबा और तालिबात जब आप सारा मजमून लिख लेंगे, एंड पर आप पहुंचेंगे तो एंड पर पहुंचकर आपने एक इख्तितामी पैराग्राफ ऐसा बनाना है जिसमें आप पूरे मजमून की फिर समरी को बयान करें, पूरे मजमून का खुलासा लिखें कि हमने आज के इस मौजू पर लिखा तो उसको लिखते हुए हमने इन इन बातों का जायजा लिया और ये चीज हमें समझ में आई। तो एंड पर आप खुलासा कलाम
पर मबनी एक पैराग्राफ जरूर लिखेंगे। अगला पॉइंट 15वां, खुशखती का खास ख्याल रखें। खुशखती, अगर पहला खुशखती का तरीका यह है कि आप इंक पेन से लिखें, बाल पेन से कभी भी ना लिखें। उसके लिए आप पेलिकन का इंक इस्तेमाल करें। पेलिकन मार्केट से मिल जाता है, पेलिकन का इंक इस्तेमाल करें। और मार्जिन लाइन लगाएं, राइट साइड पर एक तरफ मार्जिन लाइन लगाएं, इंक पेन से लिखें, पैराग्राफ की सूरत में लिखें। जहां पर आयात, अहदीस, अकवाल, अशार आ रहे हैं उनको आप मार्कर से लिखें। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है, अगर आपने इन उसूल और ज़वाबित को मद्देनजर रखकर, प्रेजेंटेशन के उसूलों को मद्देनजर रखकर लिखा है तो वो आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ लगेगा। मगर ये सोचकर कभी भी गलती ना करें कि मेरी तो राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं क्यों मार्कर इस्तेमाल करूं, मैं क्यों जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज लगाऊं, मैं क्यों इंक पेन इस्तेमाल करूं। तो ये उसूल और ज़वाबित अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत बुरी राइटिंग आएगी। लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है और आपने उसूल और ज़वाबित को मद्देनजर रखा हुआ है तो बहुत ज़बरदस्त आपका की प्रेजेंटेशन जो वो नजर आएगी। 16वां पॉइंट जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि जिस मजमून पर मौजू पर मजमून लिखना हो उसके मुतालिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात आपके पास होनी चाहिए। ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए जिससे हुकूमत वक्त, किसी जमात, मजहब या किसी फर्द की तज़हीक हो, यानी किसी फर्द का मजाक जो है वो न उड़ाया जाए, बल्कि आपने जो है वो बगैर किसी को निशाना बनाए, बगैर किसी का नाम लिए आप इस्लाही अंदाज में लिख सकते हैं। लेकिन आप किसी का नाम नहीं लेंगे, बगैर नाम लिए आप जो है वो इस्लाही अंदाज में आप अपनी गुफ्तगू को जो है वो मुकम्मल करेंगे। फिर याद रखिएगा जब आप मजमून मुकम्मल कर लें तो इन 3 चीज़ों का पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। मजमून के 3 हिस्से होते हैं। एक तमहीद होती है जो मैंने आपको बताया, मजमून का तारुफ, और उसमें मजमून की अहमियत, वो पहले 3 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगा। फिर नफ्से मजमून है जो कई पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होगा, और फिर एंड पर इख्तितामिया है जिस पर आपने खुलासा कलाम लिखना है जो 1 पैराग्राफ पर होगा। तो इन तीनों का पूरा होना मजमून के अंदर इंतहाई ज्यादा जरूरी है। तीनों चीजें पूरी होनी चाहिए। अगला 18वां पॉइंट वो है मजमून लिखते वक्त अहम नुकात को मार्कर के साथ नुमाया करना जरूरी है। मसलन आप मजमून लिख रहे हैं तो मजमून के दौरान कोई तारीख आ गई तो तारीख को मार्कर से लिखें। आप मजमून लिख रहे हैं तो मजमून लिखते वक्त किसी शहर का नाम आ गया, किसी शख्सियत का नाम आ गया, तो ऐसी चीज़ों को आप मार्कर के साथ हाईलाइट करते जाएंगे। तो इससे भी एक तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, नंबर 2 जो एग्जामिनर होता है उसको मजमून पढ़ने में आसानी होती है। तो जो लिखने वाला, जो तालिब इल्म जितना लिखते वक्त चीज़ों को हाईलाइट करके एग्जामिनर को, पेपर को जो चेक करने वाला है, उस चेक करने वाले के लिए जितनी ज्यादा आसानी पैदा करेगा उतने उसके नंबर अच्छे आएंगे। लिहाजा लिखते वक्त चीजों को हाईलाइट आप जरूर किया करें। 19वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पूछते हैं कि मजमून कितना होना चाहिए, तो अजीज तलबा और तालिबात, मजमून 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। 35 मिनट कम अज कम आपको एंड पर मजमून लिखने के लिए बचाने चाहिए। और याद रखिएगा सारा पेपर हल करके एंड पर मजमून को लिखना यह ज्यादा जरूरी होता है। एंड पर आप 35 से 40 मिनट बचाएं जिसमें आप मजमून लिखें, और 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल मजमून जरूरी है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जाते ही मजमून लिखना शुरू कर देते हैं और आधे से ज्यादा टाइम मजमून लिखने में ही गुजार आते हैं। नहीं, पहले बकिया सवालात करें, एंड पर इसको करें, और करें भी 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल, और 35 से 40 मिनट अपने बचाएं जिसमें आपने मजमून लिखना है। फिर 20वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, कि जब आप मजमून मुकम्मल कर लें तो मजमून मुकम्मल करने के बाद इसको 1 मरतबा जरूर पढ़ें। आखिर में 5 मिनट कम अज कम बचाएं जिसमें आपने मजमून को पूरा पढ़ना है। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये वो 20 नुकात हैं जिनको मजमून लिखते वक्त आपने मद्देनजर रखना है। इनको लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, ताकि और जब भी जहां पर भी कॉलेज में, अपनी एकेडमी में, या आप
प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड में, आप जहां पर भी मजमून लिख रहे हैं ये 20 के 20 पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए। अगर होंगे तो डेफिनेटली आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मजमून को लिख रहे होंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ और आखिर पर मैं आपको इस साल के जो अहम तरीन मज़ामीन हैं उनका जिक्र आपके साथ करता चलूं। इस साल इन्हीं मज़ामीन में से आपको बोर्ड में मज़ामीन आने हैं, तो देख लीजिए वो उनमें पहला है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा है इत्तिहाद आलम इस्लाम, तीसरा है कोरोना वायरस और हमारी जिम्मेदारियां, चौथा है तालीम निस्वां, पांचवा है वालिदैन का एहतराम, छठा है शजरकारी की ज़रूरत व अहमियत, सातवां है माहौलियाती आलूदगी, असबाब और तदारुक, आठवां है बचपन एक सुनहरी दौर, नौवां है कश्मीर हमारी शाहरग, 10वां है मेरा नस्बुल ऐन, 11वां है उर्दू ज़ुबान ज़रूरत व अहमियत। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये 11 मज़ामीन हैं जो इस साल आने हैं। इनमें से ही आपको कोई से 3 आएंगे जिनमें से एक पर आपने मजमून लिखना है। आखिर में एक जुमला जो आप सबके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये कि अब ये जो 11 मज़ामीन मैंने आपको बताए, इन मज़ामीन में जैसे मैंने आपको उसूल व ज़वाबित बताते हुए बताया था कि ये जो पॉइंट नंबर 9 और 10 है, ये जो 9 और 10 है कुरानी आयात, अहदीस, अकवाल और अशार, ये जो 9वां और 10वां पॉइंट है जो हर सफ़े पर हवाला जात देना ज़रूरी है। मैं इन 11 के 11 मज़ामीन से मुताल्लिक कौन कौन सी कुरानी आयात किस मजमून में आ सकती हैं, कौन सी अहदीस किस मजमून में आ सकती हैं, अकवाल, अशार और वाक़यात किस किस मजमून में कौन कौन से आ सकते हैं, वो मैं अगले लेक्चर में आपके सामने रखूँगा। अगले लेक्चर को ज़रूर सुनिए जिससे आपको मजमून लिखने में जो मवाद इस्तेमाल हो सकता है, मसलन मोहसिन इंसानियत आ गया तो अब मोहसिन इंसानियत में कौन कौन से हवाला जात आ सकते हैं, इत्तिहाद आलम इस्लाम है तो कौन कौन से हवाला जात आ सकते हैं। अलगरज ये 11 के 11 मज़ामीन में कौन कौन से हवाला जात इस्तेमाल हो सकते हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में इस अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।